बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, मैं हूं जाहिद और आप सबका वेलकम करता हूं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी चैनल में। आज हम देखेंगे सबसे पहले छोटा सा एक ओवरव्यू एग्रीकल्चर के बारे में और उसके बाद हम डिटेल देखेंगे एंटोमोलॉजी को, जो कि एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। चलिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चर को। सो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर क्या है? एक आर्ट भी है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जाती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, टूल्स की, और साइंस भी है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटेशंस भी की जाती है, फर्दर नॉलेज को कलेक्ट भी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशंस भी की जाती हैं। किस चीज़ की है? कल्टिवेटिंग द सॉइल, सॉइल को कल्टिवेट करना ताकि हम ग्रो कर सकें क्रॉप्स को और उसके बाद रेयर कर सकें हम लाइव स्टॉक को। इसमें दूसरी चीज़ जो है, इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल टू यूज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट। और इसमें हम चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे जो एनिमल और प्लांट के प्रोडक्ट्स होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में ताकि हर एक को अवेलेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ओवरव्यू। हम छोटा सा ओवरव्यू ही देखेंगे कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, डिटेल अभी नहीं। सो लेट्स टॉक। एग्रीकल्चर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फूड। The basic purpose to grow the crops and rear the animal is to get food. So agriculture provide us food. And the fabrics like cotton, wool and leather for all agricultural products. ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो एग्रीकल्चर से ही हम लेते हैं। एग्रीकल्चर से ही हम प्लांट्स को भी ग्रो करेंगे, ट्रीज को भी करेंगे, तो उससे हम वुड भी ले लेंगे और पेपर भी ले लेंगे। वुड को हम कंस्ट्रक्शन के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे और पेपर को हम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर शीट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमें थोड़ा सा ओवरव्यू आज देखना है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक वाइड स्प्रेड हमारे पास फील्ड है। बहुत ज़्यादा लोग पहले अपनी सारी की सारी ज़िंदगी फूड को सर्च करने में, हंटिंग करने में ही गुजार देते थे और प्लांट को गैदर करने में ही। तो उनकी ज़िंदगी का जस्ट एम ही यही था कि हमने फूड को सर्च करना है या हंटिंग करनी है ताकि हमें फूड मिले और हम फूड को खा के जिंदा रह सकें। अबाउट 11,500 years ago, people gradually learned how to grow cereals and root crops. आज से तकरीबन 11,500 साल पहले लोगों को पता चला कि किस तरह से सीरियल क्रॉप्स और रूट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और किस तरह से अपनी लाइफ को सेटल किया जा सकता है फार्मिंग के थ्रू। मीन्स के एग्रीकल्चरल फॉर्म हो सकते हैं या एनिमल फॉर्म हो सकते हैं। लोगों ने फिर ग्रो करना शुरू कर दिया क्रॉप्स को। सबसे पहले लोगों ने अब सर्चिंग की थी, उसके बाद लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले क्या कर रहे थे? फसलों को ग्रो कर रहे थे, उसके बाद हार्डिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद उन लोगों ने जो एनिमल्स हैं उनके शिकार तो करते थे, उनको फिर यूज़ करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर में। या आप थोड़ा सा इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से स्टार्ट हुआ था। पहले सारी की सारी मैन मेड एफर्ट थी, इंसान ने सारा कुछ कर रहा था, सर्चिंग ऑफ फूड कर रहा था या कल्टीवेट कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने एनिमल्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया, वाइल्ड प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिकेट करने की कोशिश इसने शुरू कर दी और उसी के साथ ही उसमें एडवांसमेंट आती गई। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हुई, हमारे पास पावर के सोर्सेज आए, तो अपनी उसकी खुद की एफर्ट कम होगी और सारी की सारी मशीनरी के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। एक छोटा सा ओवरव्यू है। सो नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड का मतलब समझ लें ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल या कोई भी स्पेशीज जिसको हम रेयर कर सकें, पाल सकें एट डोमेस्टिक लेवल। अगर हम किसी को फार्म बना के या घर में रेयर कर सकें, पाल सकें, तो उस चीज़ को, उस प्लांट की या एनिमल की स्पीशीज़ को हम बोलेंगे डोमेस्टिकेटेड। अगर हम बात करें कि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट कौन सा था, तो वो दो हमारे पास प्लांट है जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये दोनों डोमेस्टिकेटेड थे। एक हमारे पास राइस है और दूसरा हमारे पास कॉर्न है। और ये बात हो रही है आज से 7500 BCE। अगर हम बात करें डोमेस्टिकेटेड एनिमल की, तो कहा जाता है कि जो डॉग है वो सबसे पहला एनिमल था डोमेस्टिकेटेड डॉग और डोमेस्टिकेटेड राइस या कॉर्न।
अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन की कि किस तरह से एक महज़ब हमारे पास सोसाइटी डेवलप हुई, तो उसके लिए हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो उनसे पहले लोग थे वो दूर दराज एरिया में थे। एक तो उनकी तादाद बहुत कम थी और वो दूर दराज एरिया में थे। फिर उन लोगों ने फार्मिंग शुरू की, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फील्ड के पास ही अपने आप को स्टेबल करवाने लगे। मीन्स कि जिस जगह पर उन लोगों ने अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया था उसके पास ही अपनी हाउसिंग स्कीम टाइप उन लोगों ने बनाना शुरू कर दी और फसलों के पास ही रहने लगे ताकि वो उनकी लुक आफ्टर कर सकें। तो इसी तरह से परमानेंट विलेजेस इस्टेब्लिश्ड हुए। जैसे जैसे इकोनॉमीज में डेवलपमेंट हुई, सक्सेसफुल हुए और सिटीज़ ग्रो होना शुरू हो गई और उनके दरमियान इंटरलिंकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, तो उससे हमारे पास सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वो बेस कर रही थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो कि टिग्रिस और इफ्रेट्स रिवर्स के पास, जो कि मेसोपोटामिया के पास है, जिसको अब ईरान और इराक बोला जाता है, इसके पास जोन से हमारे पास रिवर से यूफ्रेट्स रिवर था या टिग्रिस रिवर्स था, इस जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो इस जगह पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुई। तो इसी के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया थे वहाँ से सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ। आप इस जगह को भी देख सकते हैं, पहले इंसान की एफर्ट कैसी थी, उसका लेवल कैसा था, उसके बाद किस तरह का हुआ, और लेटर ऑन डेवलपमेंट प्रोसीड करते 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 आज इस मुकाम पर पहुँच गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़, डेफिनेटली जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था कि टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। सारा का सारा मैनमेड पहले काम था, लेकिन बाद में इमेंडमेंट होगी, चेंजेस होगी, तो उसमें किस तरह की चीज़ें थी हम सबसे पहले बात करते हैं। आज से 1000 ईयर्स अगो पहले जोन से फार्मर थे वो यूज़ कर रहे थे फायर को एज अ टूल, और वो इसी फायर को यूज़ कर रहे थे जैसे कि नेटिव अमेरिकन से वो फायर को यूज़ कर रहे थे बेरी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की प्रोडक्शन को और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद फार्मर्स ने कल्टीवेट करना शुरू किए स्मॉल प्लॉट्स को और लैंड को हाथों से, और यूज़ कर रहा था एक्सिस को, कुल्हाड़ी को यूज़ कर रहा था तो कट वे ट्रीज को काटने के लिए या डिगिंग पर्पस के लिए, और इसी चीज़ के लिए वो स्टिक्स को डिग करने के लिए भी एक्सिस को यूज़ कर रहे थे या ट्रीज़ को रिमूव करने के लिए भी एक्सिस को यूज़ कर रहे थे, और इसी चीज़ को यूज़ कर रहे थे वो ब्रेकिंग अप एंड टिलिंग द सॉइल, टिल द सॉइल, टिलेज के लिए भी और सॉइल को ब्रेक करने के लिए भी वो यूज़ कर रहे थे एक्सिस को। लेटर ऑन डेवलपमेंट होती गई टेक्नोलॉजीज़ में, और उसके बाद हमारे पास मज़ीद चीज़ें आ गई, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। पहले वो एक्सिस को यूज़ कर रहे थे एज अ फार्मिंग टूल, और उसके बाद जो फार्मिंग टूल्स हमारे पास थे वो स्टोन भी थे, ब्रॉन्ज भी थे, और उसके बाद आयरन को भी यूज़ किया जाने लगा। और उसके बाद फिर न्यू मेथड डेवलप हो गए जिसके थ्रू स्टोरेज हो सकता था, एलिवेट हो सकती थी फूड क्रॉप्स की, जो उनसे हमारे पास हार्वेस्टिंग का प्रोडक्ट्स था। लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने फूड को स्टॉक पिलिंग के थ्रू स्टॉक करना शुरू कर दिया जार्स के अंदर या क्ले लाइन पिट्स। यहाँ लोगों ने जार बनाए जो मिट्टी के हो सकते हैं या लकड़ी के हो सकते हैं, जिसमें फूड को स्टोर किया, और उसके बाद मिट्टी से बने हुए पिट्स के अंदर उन लोगों ने इसको फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि वो इसको यूज़ कर सकें उन डेज में जब स्केर्सिटी हो किसी भी चीज़ की, फूड की हो या किसी और चीज़ की हो। इन लोगों ने क्ले के पेड़ पॉट्स को भी बनाना शुरू कर दिया ताकि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, और कुकिंग पर्पस के लिए भी फूड के लिए क्ले पॉट्स को बनाना शुरू कर दिया। अब अगर हम देखें इरिगेशन सिस्टम, तो आज से 5500 BCE फार्मर्स जो उनसे के मेसोपोटामिया के थे, इन लोगों ने सिंपल सा इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें चैनलिंग किया था वाटर को स्ट्रीम्स के थ्रू, स्ट्रीम को कनेक्ट किया था अपनी फील्ड के साथ ताकि स्ट्रीम के पानी का यूज़ कर सकें वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। उसके बाद मेसोपोटामिया में और उसके बाद इजिप्ट और चाइना में लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड अपने आप को कर लिया और एक दूसरे के साथ मिल के एक बेटर इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। आप यहाँ से डायग्राम की मदद से इनको थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर जो साइंस है। इसमें 1950s में काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स ने जो कि डेवलप कंट्रीज़ के थे गैसोलीन और इलेक्ट्रिसिटी को पावर मशीनरी के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर ने रिप्लेस कर दिया ड्राफ्ट एनिमल्स को और स्टीम पावर्ड मशीनरीज को। फार्मर्स अब मशीनों को यूज़ करने लगे थे ग्रो को कल्टीवेट करने के लिए और लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए। इतनी डेवलपमेंट आ चुकी थी कि जो न्यू टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाए ताकि मैन मेड एफर्ट कम हो जाए और मशीनरी को ज़्यादा यूज़ किया जा सके ताकि इंसान थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट ले सके। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हुई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को सिंथेसाइज किया गया तो जो उनसी पावर मशीनरीज हैं जैसे कि वाटर पंप है, मिल्किंग मशीन है, फीडिंग इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे इस्टेब्लिश हुए। इन सब को बनाना शुरू किया गया ताकि जो मैन मेड एफर्ट है उसको मज़ीद कम किया जाए और इसको यूज़ करके सहूलियात ज़िंदगी लाइफ को और ईजी किया जाए। तो आज इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। सारे के सारा इन्वायरमेंट जो सी लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए है या पोल्ट्री हाउसेस की मैनेजमेंट के लिए है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा रहा है सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए। और अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की तो फर्टिलाइज़र को 1800s साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। उसके बाद इस तरह की जो फर्टिलाइज़र्स हैं डेवलप करवाए गए जिनके अंदर इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद थे और फिर उसको यूज़ किया जाने लगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट को ग्रो किया गया है टिलेज के प्रोसेस के थ्रू ताकि सॉइल जो सी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और प्लांट की रूट्स इसके अंदर प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करें और ग्रो कर सकें। और साथ ही फर्टिलाइज़र ऐड किए जा रहे हैं ताकि प्लांट को उसकी फूड मिल सके। नेक्स्ट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये सिलसिला अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी मशीनरी है, पावर का सोर्स कौन सा है, इरिगेशन सिस्टम कैसा है और फर्टिलाइज़र्स कैसी हैं। ये बात यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई। एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप जो सा इस फील्ड में आया वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। इन 1950 और 1960s के सेंचुरीज़ के अंदर हाईली यील्ड जो वीट और राइस है इसको सिंथेसाइज कर लिया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू। इनके जेनेटिक मटेरियल जो कि यील्ड प्रोड्यूसिंग जीन्स थे उनमें इनकॉर्पोरेशन किया गया, मैन मेड एफर्ट की गई और वीट और राइस की जो यील्डिंग पोटेंशियल है उसको ज़्यादा किया गया और उसको फिर प्रोड्यूस किया गया मैक्सिको में और एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में। और रिजल्टेंटली बहुत ज़्यादा ग्रेन्स इन एरिया में राइस और वीट के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस हुआ। सो उस इरा को नाम दिया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके बाद फिर एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज होती गई और फूड प्रोडक्शन के लेवल को इंसान ने अपने हाथों पे निचाना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जीएमओ और जीएमओ फूड के बारे में। अब जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर किसी जीन को डाला गया हो, निकाला गया हो, एडजस्ट किया गया हो, रिपेयर किया गया हो। हम सिंपली बोल सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई फॉरेन जीन हमने डाला हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, जीएमओ होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। कुछ फूड के प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको मॉडिफाइड किया गया। ये आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बिगनिंग जोन सी है 1970s की। साइंटिस्ट ने क्या किया था, रीअरेंज किया था जीन्स को, ये ऐड किया था ताकि वो प्रमोट कर सके डिजीज़ रेजिस्टेंस की एबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर सकें और जो उनसे भी दूसरे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉप्स के अंदर या लाइफ स्टॉक के अंदर उनको इस्टेब्लिश कर सकें, देख सकें, इंट्रोड्यूस करवा सकें। ये डायग्राम आपको थोड़ी सी दिखाई जा रही है। लेट्स से ये हमारे पास एक बिगर फ्रूट है और ये स्वीटर फ्रूट है। अब ये जो बिगर है इसमें स्वीटनेस कम है, जो स्वीट है इसका साइज़ कम है। सो इन दोनों के जेनेटिक मेकअप को कंबाइन करके एक हमने बड़ा फ्रूट और स्वीटर फ्रूट डेवलप कर लिया। हमारी एक ही चीज़ में दोनों डिमांड्स पूरी हो गई। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिन प्लांट्स में ये किया गया। और जो फूड हमारे पास है इसको हम बोलेंगे जीएम फूड। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जौन से हैं वो फूड का सोर्स भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्लांट क्रॉप्स की स्पीशीज़ हैं। हर एक में हमने इनकॉर्पोरेशन किया है फॉरेन जीन और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाए उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। वो प्लांट है तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, वो एनिमल है तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, वो बैक्टीरिया है तो वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होगा। ये तो हो गई हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स। और इन ही
क्रॉप्स के जौन से फ्रूट्स होंगे, जौन से प्रोडक्ट्स होंगे, वो हमारे पास फूड का सोर्स हैं, तो ये जीएम फूड होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होगी। तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी उसका मेन मोटो होगा एंटोमोलॉजी, जिसमें हम कवर करेंगे हाउस होल्ड एंटोमोलॉजी भी, मेडिकल एंटोमोलॉजी भी, स्टॉटगेन एंटोमोलॉजी भी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी भी। थैंक्स फॉर पेशेंट। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। कोशिश करें कि इस लेक्चर को आप विज़िट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों को भी बोलें कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, विज़िट भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।